हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कैसे चल रही है? वीडियोस कैसे लग रहे हैं? हमेशा मैं ये सेम ही पूछती हूँ बिकॉज इसके अलावा मैं आप लोगों से क्या पूछ सकती हूँ। तो अगर हम लोग बात करें सिलेबस की, पहली बात तो कैसा वीडियोस कैसे लग रहे हैं, कौन सा चैप्टर आपके स्कूल कोचिंग में चल रहा है वो मुझे कमेंट में बताना, ताकि मुझे भी टाइम से टाइम आइडिया रहे कि मैं कितना पीछे हूँ। ऑब्वियसली अभी तक मैं शायद पीछे ही होंगी। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग थोड़े से अलाइन हो जाए आपके जो भी आपका स्कूल कोचिंग का सिलेबस है उससे। तो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 12 पार्ट 1 फिजिक्स, दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा सा पीछे की साइड नॉइज़ है, बहुत बार होता है। मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बेंगलोर इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग्स एंड फ्लैट्स, बस यही हो रखा है वहाँ पे। तो इसलिए आसपास काफ़ी कंस्ट्रक्शन है, तो थोड़ा सा नॉइज़ रहेगा, बट आई चेक कि थोड़ा उसको मैं नॉइज़ को कम कर सकूँ इफ़ देर इज़ एनी ऑप्शन। ओके, सो करंट इलेक्ट्रिसिटी करंटली हम लोग अभी पढ़ रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 3। उसमें से हम लोग एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने जो इनिशियल कुछ टर्म्स होती है लाइक करंट डेंसिटी, करंट, उनके कुछ फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जिसे बोलते हैं वो हमने लिखा। फिर हमने ओम्स लॉ पढ़ा। ओम्स लॉ का वेक्टर एंड स्केलर दोनों फॉर्म हमने पढ़े। और लास्ट हमने जहाँ पे रैप किया था हमारा जो चैप्टर नंबर जो फर्स्ट वीडियो था इस चैप्टर का, वो था हमारा रेजिस्टेंस पे, कि हमने रेजिस्टेंस को डिफाइन कर दिया था, उसका फॉर्मूला डेराइव कर दिया था ओम्स लॉ के थ्रू, और ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस भी हमने ड्रॉ कर दी थी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो भी था उनका सब कर लिया था। अभी नेक्स्ट आज वाला जो वीडियो रहेगा ना वो कंप्लीट रहेगा रेजिस्टेंसेस के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट क्या कॉम्बिनेशंस रहते हैं, और उन कॉम्बिनेशंस पे जो न्यूमेरिकल्स होते थे। बेसिकली दिस पार्ट इज़ मोर अबाउट जेई नी, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स रहते हैं ना उनके लिए। बिकॉज अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो उसके अंदर सिर्फ कॉम्बिनेशंस के टाइप है, सीरीज, पैरेलल, दैट्स इट। न्यूमेरिकल इतना ज़्यादा वहाँ पे नहीं है, नहीं बता रखे। तो इनिशियल जो हम लोग पार्ट करेंगे सीरीज पैरेलल, वो आपका एनसीईआरटी का पार्ट है। देन हम लोग उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे अलग अलग टाइप के, बिकॉज सेम चीज़ हमने कैपेसिटी वाले केस में भी करी थी। काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट भी सेम लगता है, तो वो हमने करी थी। तो वैसा ही हम लोग रेजिस्टेंस पे भी करेंगे। डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, कुछ ट्रिक लगती है तो। और देन हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज सेल, ईएमएफ वगैरह जो बैटरी से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें। उसका सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट लेंगे। बाकी नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा विच विल बी द फाइनल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, आई एम डिवाइडिंग दिस चैप्टर इंटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, सेकेंड पार्ट आई एम करेंटली वीडियो जो मैं बना रही हूँ करंटली वो है, एंड थर्ड पार्ट जो नेक्स्ट रहेगा उसमें हम लोग बैटरीज और गैल्वेनोमीटर, अमीटर की जो रहते हैं कैलिब्रेशन वगैरह का कुछ पार्ट है, व्हीट स्टोन ब्रिज वगैरह, वो सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो न्यूमेरिकल पर्पस आपका सॉल्व करता हो, बिकॉज यू आर मोर इनटू न्यूमेरिकल्स। और ऑब्वियसली बात है जेई नीट के एस्पिरेंट्स हो तो आपको न्यूमेरिकल्स थोड़ा रहेगा। थोड़े से मैं न्यूमेरिकल्स कम लेर के चल रही हूँ। द रीज़न इज़ आई एम ट्राइंग कि मैं आपका सिलेबस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट कर लूँ। आई एम प्लानिंग टू कम्प्लीट इट बाय सेप्टेम्बर और मिड अक्टूबर, ताकि हमारे पास 1.5-2 महीना बचे फॉर न्यूमेरिकल्स पार्ट। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत लंबा इंट्रोडक्शन आज अब हो गया है, काफ़ी 3-3.5 मिनट का। सो रेजिस्टेंस हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कि रेजिस्टेंसेस को हम लोग डिफरेंट क्या कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं और उनका फिर रिजल्ट कैसे निकालना होता है। अगेन सेम कैपेसिटर वाला है, उसमें 2 कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, सीरीज पैरेलल, और एक होता है मिक्स्ड वाला विच इज़ नॉट एन इंडिविजुअल मतलब कॉम्बिनेशन, वो सिर्फ हम लोग इन दोनों को कंबाइन करके बनाते हैं। तो फर्स्ट कौन सा रहेगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब है कि हम लोग रेजिस्टर्स, ठीक है, रेजिस्टर इज अ पार्ट ऑफ एन सर्किट, और उसका जो रेजिस्टर है वो शो करता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये मैं रेजिस्टेंस लिख रही हूँ क्योंकि बुक में ऐसा दिया हो, बट बेसिकली इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर एक ऐसी डिवाइस होती है, इस टाइप से आप इसको शो करते हो। पिछले वीडियो मैंने बनाया था, जो आप कहाँ लगाओगे? अपने सर्किट में ऐड करोगे। ठीक है, ओके। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में बेसिकली हम लोग इन रेजिस्टर्स को सीरीज में ऐड करेंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल हम लोग हमेशा से 3 का एग्जांपल लेके चले, तो 3 का ही लेके चलते कि हमने 3 रेजिस्टर्स लगाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है,
ये तीनों सीरीज में एक ही लाइन में लगा है, सीरीज कॉम्बिनेशन आपको पता है, और एक सर्किट से जोड़ दिया जहाँ पे हमने एक बैटरी ऐड कर दी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। ओके, तो दिस इज द वेरी बेसिक सर्किट, माइनस, दिस इज माइनस। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ से करंट निकलेगा, लेट्स से दिस करंट इज I। यहाँ पे भी क्या एंटर करेगा, करंट I। वोल्टेज की बात करूँ, इस पॉइंट पे वोल्टेज V, इस पॉइंट पे वोल्टेज 0, मतलब अक्रॉस टोटल तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज मिलेगा V, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे मिलेगा। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि टोटल का अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस है वो V है, इंडिविजुअल्स के लिए वो अलग रहेगा, सबके लिए सेम रहेगा। सेम हमने कैपेसिटर में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। लेकिन हाँ ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हो जाएगा V1, लेट्स से दिस इज V2 एंड दिस इज V3, और इन तीनों का सम इसके बराबर होगा, बिकॉज ओवरऑल तो तीनों के अक्रॉस V है और इंडिविजुअली V1, V2, V3 शो कर रहा है। तो हमारे पास एक चीज़ रिलेशन यहाँ पे आ जाएगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब मैं बात करती हूँ करंट की, तो करंट जितना यहाँ से जाएगा ना सर्किट में, उतना ही वापस उसको मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I है, और यहाँ पे भी I रहेगा, और ये वापस यहाँ पे I ही आएगा। तो यहाँ पे करंट सेम रहता है। अगर मैं इसके हाईलाइट्स लिख दूँ तो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, मोस्टली मैं इसको PD लिखूंगी, PD इज डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टर्स, ओके। एंड सेकंड इज करंट इज सेम, करंट इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा तीनों रेजिस्टर्स के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस करंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो करंट इज तो सेम, और ये हमें मिल गया। तो हमारे पास ये रिलेशन है। अगर मैं बात करूँ V1 की, क्या होगा, हमारे पास एक रिलेशन होता है V इक्वल्स टू IR होता है। तो यहाँ से मैं इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस लिख सकती हूँ। V1 इक्वल्स टू I तो कांस्टेंट है, सेम है सबके लिए, IR1 हो जाएगा, V2 इक्वल्स टू हो जाएगा IR2, V3 इक्वल्स टू हो जाएगा IR3। तीनों की वैल्यू आ गई, आप यहाँ पे पुट कर लो। तो कैपिटल V, और ये मैं मान रही हूँ कि टोटल वोल्टेज तो सेम ही रहने वाला है, तो इसकी वैल्यू I, और ये R इक्विवेलेंट, मतलब इनका इक्विवेलेंट जितना रेजिस्टेंस होगा ना, वो जो हमें फाइंड करना, ये किसके बराबर होगा, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अब यहाँ पे I कॉमन होगा तो हम लोग निकाल सकते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका मतलब अगर ये तो 3 रेजिस्टर्स के लिए अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है ना, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, अगर सब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो, मतलब इफ़ R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू Rn, सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो, तो ये जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, R प्लस R प्लस R प्लस R, मतलब जितने नंबर है 4 है तो 4R, 10 है तो 10R, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इसको NR, बट द कंडीशन इज सारे रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तब हमारे पास ये कंडीशन मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, एकदम स्लोली एक्सप्लेन करा है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बैठे और आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सको, ठीक है। चलो अभी हम लोग जाते हैं कहाँ पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। Parallel combination number 2 is parallel combination। क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आप रेजिस्टर्स को पैरेलल ऐड करोगे। 3 का लेके चलते हैं, तो ये हो गया एक रेजिस्टर लगा दिया हमने, ठीक है। दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड, तीनों को पैरेलल लगा दिया, और यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे हमारी बैटरी। दिस इज V वोल्टेज, इसकी वैल्यू ले लेते हैं R1, R2 एंड R3। बहुत ही बेसिक सा डायग्राम हो गया। अब बात करते हैं करंट की। यहाँ करंट आई तो इधर भी करंट आई, और इधर से भी करंट आई ही निकलने वाला है, और इधर भी करंट आई ही जाने वाला है। ये चीज़ तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पे करंट देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब अब सेम नहीं हो सकता।
यहाँ पे कि मैं यहाँ पे भी आई ले लूँ, यहाँ पे भी आई ले लूँ, यहाँ पे भी आई लेके वो कंबाइन होकर भी वापस आई मिले, विच इज़ नॉट पॉसिबल ना, कि हम लोग ये चाहते हैं कि आई इक्वल्स टू आई प्लस आई प्लस आई, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज ये यहाँ पे देखो कंबाइन हो रहे हैं, वापस एक ही वायर में फ्लो कर रहे हैं, तो सब जगह आई आई आई, तो फिर इधर वापस आई नहीं मिल सकता, तो यहाँ पे करंट्स की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो हम लोग करंट ले लेंगे यहाँ पे I1, यहाँ पे ले लेंगे I2 और यहाँ ले लेंगे I3, एंड दिस टोटल I विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा ना तो करंट ऐसे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो करंट की सिचुएशन हमें समझ में आ गई, तो हाईलाइट में सबसे पहला पॉइंट होगा करंट विल बी डिफरेंट, करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेजिस्टर्स। ओके, सेकंड इज पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, यहाँ पे V रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, मतलब ओवरऑल इन तीनों के अक्रॉस भी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस V रहेगा, तो मतलब यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ पे भी V है, यहाँ पे भी V है और यहाँ पे भी V है, तो हियर PD इज सेम। देख लो ना, जस्ट इसके अक्रॉस लग रहा है, ठीक है, अक्रॉस मतलब तीनों के लिए वो वोल्टेज डिफरेंस क्या रहेगा, V ही रहेगा। तो यहाँ पे V इज सेम मैंने लिख दिया। अब देखो V इज सेम, करंट इज डिफरेंट, तो हमें अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग करंट्स की वैल्यू निकालनी, जो चीज़ डिफरेंट है ना उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, V इक्वल्स टू IR, तो I कितना हो जाएगा, V अपॉन R। अगर मैं I1 की बात करूँ तो वोल्टेज तो सेम है, ये V रहने वाला, रेजिस्टेंस अलग है 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा। नाउ इस फॉर्मूले में पुट करो तो हमारे पास जो V आया ना वो कितना आया, I इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 हो जाएगा। अब I को इन जनरल में V अपॉन R इक्वलेंट लिख सकती हूँ, बिकॉज वोल्टेज तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तो हमारा सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो V अपॉन R इक्वलेंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। V कॉमन ले लो, हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो रिलेशन बचेगा ना वो बचेगा इस टाइप से, दिस इज द रिलेशन। ये ना एग्जैक्टली ऑपोजिट है जो हमने कैपेसिटर्स में पढ़ा था। कैपेसिटर्स में हमें सीरीज के अंदर इस टाइप का रिलेशन मिला था कि 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और पैरेलल में मिला था C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका जस्ट ऑपोजिट है, सीरीज में डायरेक्टली सम हो रहा है, एवरेज हो रहा है, और पैरेलल के अंदर ये वाला कॉम्बिनेशन मिल रहा है, ठीक है। ये क्या होती है, तो हो गया जब 3 नंबर के हो, मतलब जब नंबर ऑफ रेजिस्टर्स n नंबर के बराबर हो, तो ये हो जाएगा इस टाइप से 1/Rn, ठीक है। अगेन सेम कंडीशन, इफ ऑल द रेजिस्टर्स, इफ ऑल द रेजिस्टेंस इज R सेम, मतलब R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू डॉट 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 Rn के बराबर, तो हमारा जो R इक्वलेंट हो जाएगा ना, इधर भी इसको इक्वलेंट करो, R इक्वलेंट हो जाएगा ना, हो जाएगा R अपॉन N, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास कंडीशन हो गई। आज शायद मैंने गलती से ब्लू कलर की इंक डाल दी है, तो ये थोड़ा सा ब्लूइश दिख रहा है। तो इस टाइप से आपके पास कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही बेसिक से जो डेरिवेशन थे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के, वो हमने पढ़ी। और हमें ये जो मेन चीज़ है ना, देखो फॉर्मूला तो याद रखना, उसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ डिफरेंट है, क्या चीज़ सेम है। कि सीरीज़ के अंदर हमें करंट सेम मिलता है, वोल्टेज डिफरेंट मिलता है, पैरेलल के अंदर हमें करंट डिफरेंट मिलता है, वोल्टेज सेम मिलता है। ये सेम कॉन्सेप्ट कैपेसिटर में भी लगता था। सो हमने कॉम्बिनेशंस पढ़ लिए थे। अब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा इजी न्यूमेरिकल्स लेके चलते हैं। जो हमने सीरीज़ और पैरेलल पढ़ा है उस पर एक एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो डायरेक्टली बनता है। तो पहला सीरीज़ का ही लेते हैं, हमने सीरीज़ पहले पढ़ा है। ओके, सो वी हैव अ सर्किट हियर जहाँ पे 2 रेजिस्टर्स लगा रखे हैं, एक 3 ओम का, एक 6 ओम का, दोनों सीरीज़ में, ठीक है। उनके अक्रॉस एक 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। अब हमें क्वेश्चन में एक तो करंट फाइंड करना है, ठीक है, और क्योंकि ये क्या है सीरीज़ कॉम्बिनेशन, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए वोल्टेजेस अलग अलग होते हैं दोनों के अक्रॉस, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है दोनों के अक्रॉस। ओके, ये 2 चीज़ें हम फाइंड करते हैं, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो हमें सब में फाइंड करना ही है,
तो ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, जो कि सिंपली अगर मैं सीरीज के लिए बात करूँ तो सम होता है R1 + 2, 2 रेजिस्टर है, दोनों का सम हो जाएगा 3 + 6 9 ओम। हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। करंट की बात करते हैं। करंट हमारा यहाँ पे हो जाता है, करंट इज V/R इक्विवेलेंट, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। वोल्टेज कितना है 12, R इक्विवेलेंट कितना निकाला है 9, तो ये हो जाएगा हमारा 4/3। सो दिस विल बी आर करंट, जो भी वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं करोगे ऐसे भी चलेगा, एम्पियर। ठीक है, हम लोग देखते हैं और भी कुछ फाइंड करना है क्या इसके अंदर। ओके समथिंग, ओके 12 लिया इसलिए, चलो कोई बात नहीं। अब देखते हैं, अब हमें निकालना है इंडिविजुअल वोल्टेजेस। तो हम लोग वोल्टेज ले लेते हैं V1। V1 कितना होगा, V1 होगा IR1 होगा, क्योंकि हम लोग R1 के अक्रॉस वोल्टेज निकाल रहे हैं। V2 की बात करें, V2 कितना होगा IR2। देखो ये चीज़ आपको समझनी है, अगर सीरीज पूछा है तो वहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा रेजिस्टर्स के लिए, वो हमें फाइंड करना है। अगर हम लोग पैरेलल की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा बट करंट्स अलग अलग होगा। तो आपको सर्किट देखना, आइडेंटिफाई करना, उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ पूछी है वो कैलकुलेट करनी है। क्योंकि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट सेम रहता है, तो दैट करंट विल बी अक्रॉस द वोल्टेज, जो मेन बैटरी का लगा रखा है ना, वो यहाँ से करंट निकलता है, यही करंट पूरे सर्किट में पास होता है। तो ये वाला पोटेंशियल सॉरी बैटरी का वोल्टेज लेंगे, देन आर इक्विवेलेंट, बिकॉज यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है, दोनों के लिए निकलेगा, तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा। वोल्टेजेस अलग अलग होंगे, आई कॉमन रहता है यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में, कितना हो जाएगा 4/3 × 3, तो दैट विल बी 4 वोल्ट। यहाँ पे बात करें तो 4/3 × 6, तो ये जाएगा 8 वोल्टेज। अब आप देखो कि अगर मैं बोलूँ ना टोटल वोल्टेज हमारा होना चाहिए V1 + V2, तो आप सॉल्व करके देख लो, V1 आ रहा है 4 + 8 दैट इज 12 वोल्ट, जो कि इसके बराबर यही हमारा टोटल वोल्टेज है। तो आप इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल की। पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, दो रेजिस्टर का ले लेते हैं, ठीक है। अगेन सेम ही ले लेते हैं, 3 ओम 6 ओम, और कैलकुलेशंस के लिए हम लोग इसको थोड़ा इजी बना के लिख देते हैं 9 वोल्टेज, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे करंट की वैल्यू अलग होगी I1 एंड I2, तो हमें I1 एंड I2 को फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए सेम ही रहता है, जो कि 9 वोल्ट के बराबर ही होता है, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, और आर इक्विवेलेंट निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आर इक्विवेलेंट की बात करते हैं। आर इक्विवेलेंट ये क्या है, ये हमारा पैरेलल का केस है। देखो जब भी 2 रेजिस्टर की बात हो ना, तो पैरेलल में मैं आपको बता देती हूँ, ये हो जाता है आर इक्विवेलेंट 1/R1 + 1/R2। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है R1 R2 /R1 + R2। तो जब भी 2 वाला हो, डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो, उसको लेके मत बैठ जाना। तो हमारा आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 R2 यानी 3 × 6, और R1 + R2 यानी 3 + 6, तो ये हो जाएगा 18/9 विच इज़ 2 ओम। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया 2 ओम। अब हमें क्या निकालना है, करंट्स निकालना है। तो I1 हो जाएगा V/R1 एंड I2 हो जाएगा V/R2, बिकॉज यहाँ पे करंट अलग अलग दोनों के लिए अलग अलग होगा। वोल्टेज कितना है 9/R1, R1 कितना है 3, तो इट विल बी 3 एम्पियर, एंड ये हो जाएगा 9/6 यानी 3/2 एम्पियर, 1.5 भी इसको बोल सकते हो। देखो अब आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, हमें पता है टोटल करंट जो होगा ना वो होगा V/R इक्विवेलेंट होगा। तो देखो टोटल करंट I = V कितना है 9 और R इक्विवेलेंट कितना है 2, तो इसका मतलब क्या आया 4.5 एम्पियर। आप इन दोनों को भी सम करो, बिकॉज हमें पता है टोटल करंट क्या होता है I1 + I2, जो हो जाएगा 3 + 1.5 यानी 4.5 एम्पियर। दोनों वैल्यूज सेम आ रही है, इसका मतलब आपने कैलकुलेशंस एकदम करेक्ट करी है। तो इस टाइप से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल थे, हम लोग स्टार्ट करें कि कैसे आपको बेस बनाना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हम लोग ये क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है, वी हैव अ वायर, सिंपल वायर बनाओ, सॉरी, वी हैव अ वायर ऑफ लेंथ L, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस है R।
अब मैंने क्या कर दिया, इस वायर को n पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, ठीक है, n पार्ट्स में इसको ब्रेक कर दिया। अब ये ऐसे छोटे 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 खूब सारे वायर्स हो गए n पार्ट में। तो अब हर एक का रेजिस्टेंस कितना होगा, देखो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब रेजिस्टेंस की बात करें, चलो दोनों के लिए पूछा है कि पहले क्वेश्चन बता देती हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है अ वायर ऑफ लेंथ l, इसको बाद में हम लोग n पार्ट्स में कट कर देते। कट करने के बाद में ये जो n पार्ट्स है ना, इनको बंडल फॉर्म में बनाते हैं, मतलब ऐसे देखो बंडल बना दिया, इनको सबको ऐसे रखे एक बंडल बना दिया उन वायर्स का, ठीक है। इसका मतलब पैरेलल ऐड कर दिया। इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि हमने n पार्ट्स में कट करने के बाद में इसको एक बंडल की फॉर्म में लेके आए। तो बंडल की फॉर्म में आप पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन ही तो करोगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो इस कॉम्बिनेशन का मतलब इस बंडल का रेजिस्टेंस कितना होगा, दूसरी चीज़ इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कितना होगा। और इनिशियल रेजिस्टेंस R एंड रो गिवन है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब है रेजिस्टिविटी, ओके ठीक है। चलो ये चीज़ आप समझ में आ गई। अब देखो हमने वायर को सबसे पहले तो टोटल वायर का रेजिस्टेंस था R, अब हमने उसको n पार्ट्स में कट कर दिया है। तो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि जब भी हम लोग मतलब ऐसा कटिंग वाला या ब्रेकिंग वाला ऑप्शन होता है और n पार्ट्स में कट करते हैं ना, तो हर एक का रेजिस्टेंस R/n हो जाता है। वो हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल देते हैं, R = ρl/a। फॉर एग्जाम्पल 2 पार्ट्स में कट किया तो इसकी लेंथ हो गई l/2। अब मैंने जैसे मेरे पास एक वायर है, मैंने इसको 2 में ब्रेक कर दिया, पहले l लेंथ थी, अब l/2 इक्वल पार्ट्स में। यहाँ पे क्वेश्चन में होना चाहिए इक्वल पार्ट्स, n इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अनइक्वल पार्ट में ये चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी, इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। क्वेश्चन है R = रो, और अब हमने एक चीज़ पढ़ी V = LA, और यहाँ पे हम लोग लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम ही रहेगा। देखो ये वायर है ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है यहाँ का, तो आप इसको कितने ही पार्ट में ऐसे कट करोगे ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं होने वाला है, वो सेम रहने वाला। हाँ लेंथ इसकी चेंज हो रही, तो इसका मतलब यहाँ पे एरिया कांस्टेंट है। तो हम लोग L की वैल्यू लिख सकते हैं V/A हो जाए, सॉरी A की वैल्यू लिख सकते हैं V/L, बिकॉज हमको A को एलिमिनेट करना है। तो हो जाएगा रो L और A की जगह हो जाएगा V/L। मतलब ये अब ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब R किसके प्रोपोर्शनल हुआ, L² के, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ये तो बात हो गई लेंथ की। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि अगर हम लोग इस टर्म में नहीं जाना चाहते, सिंपल हमारे पास है R = ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी, R = ρl/a, ओके। ये हमारा R। अब हमने इसको 2 पार्ट्स में कट कर दिया, तो हमारा जो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस शेप साइज या उसके डायमेंशन में कुछ चेंज करते हैं उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, ये एज इट इज़ रहेगा। लेंथ इसकी हो गई L/2 और एरिया रहता है सेम, तो ये R' = R/2 लिख सकते हैं ना। इनिशियल का 2 हो गया, तो उसी टाइप से 3 में कट करेंगे तो R/3 हो जाएगा, 4 में कट करेंगे तो R/4 हो जाएगा, और n पार्ट्स में कट करेंगे ना तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा R/n 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 R/n, इस टाइप से। आ गई समझ में बात ये। तो हमारे पास इस टाइप का कॉम्बिनेशन है। देखो अगर मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँ ना, R/n और सब के सब पैरेलली ऐड हो गए इस टाइप से। तो अब हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा, और सबकी वैल्यू इक्वल है। तो हमने जब पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था ना, तो हमने बोला था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है 1/R = 1/R1 + R2, ये होता है। लेकिन जब सारे के सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो तो हम लोग ये लिख सकते हैं R = R/n लिख सकते हैं, ओके। तो हम लोग सेम ही फॉर्मूला निकाल रहे हैं, सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। मेन रेजिस्टेंस हमारा क्या है, R/n / n, तो ये क्या हो जाएगा R/n², ये आ जाएगा हमारा R इक्वलेंट। और अगर मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करूँ तो जो रो इक्वलेंट है ना, वो रो के बराबर ही होगा, बिकॉज इसकी हमने डायमेंशन में चेंज किया, शेप में, साइज में चेंज किया, उससे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो ये निकालना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता चुकी हूँ वैसे ही पिछले वीडियो में कि जब हम ऐसे लेंथ को ब्रेक करते हैं ना, दैट इज़ ऑल्सो इनटू इक्वल पार्ट्स, तो वो L/2 L/3 इस टाइप का केस हो जाता है। ये केस होता है जब हमें प्रोपोर्शनल, मतलब हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए होती, प्रोपोर्शनल। इसके क्वेश्चन भी आएंगे पीछे, हम लोग करेंगे और करे भी है। और ये क्वेश्चन है कि जब हम लोग n पार्ट्स में कट करते हैं तो किस टाइप से R' का R/n आता है, ओके। नाउ सी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको शायद कंफ्यूज कर दिया होगा, बिकॉज ये मैं दूसरा फॉर्मूला डेराइव करने में लग गई। यहाँ पे इसमें आपको ये अप्रोच लगानी है, ये वाली अप्रोच इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए वैलिड नहीं है। द रीज़न इज़ कि अगर
यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट लेके चलते हैं, प्रोपोर्शनल, इस पूरी चीज़ को कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं कि लेंथ को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो एग्जैक्टली हमारे पास जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा वो R/N आएगा। तो ये वाला वैलिड है यहाँ पे यूज़ करना, उस पर भी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। ओके सी, तो हमारे पास ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाले, एक क्या बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाले। एक क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास एक वायर है अगेन जिसका रेजिस्टेंस है R। ओके, वी हैव अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R। अब हमने इस वायर को फोल्ड करके एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। दिस वायर इज नाउ फोल्डेड एंड कन्वर्टेड इनटू एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसका मतलब अब मेरा इस टाइप का बन जाएगा। तो अब क्या होगा, हमने इसको सबसे पहले तो फोल्ड करने के लिए कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ना, ये टोटल R है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे भी हमको कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस शो करना पड़ेगा, तो कैसे क्या करेंगे उसके लिए मैं चीज़ बता रही हूँ कि फुल वायर था, उसका रेजिस्टेंस R था। अब हमने इसको फोल्ड करके, हमने कुछ नया ऐड नहीं करा है, कट नहीं करा, वी आर फोल्डिंग इट एंड कन्वर्टिंग इनटू एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसको हमको इस टाइप से 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 पार्ट्स में कट करके फिर इसको जोड़ के बनेगा। तो यहाँ पे R को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि जितने पार्ट्स में डिवाइड करो उससे डिवाइड कर दो। मतलब अब यहाँ पे R/3 रेजिस्टेंस होगा हर एक साइड पे, ये हो जाएगा ऐसे, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। हर एक का रेजिस्टेंस होगा R/3 R/3 R/3। क्यों? क्योंकि हमने वायर को ब्रेक करके, फोल्ड करके, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है। ये चीज़ करिए तो हमारा रेजिस्टेंस भी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस होगा R/3, जोड़ के ऐसा इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। अब हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। अभी ट्राइंगल बन गया ना, इस शेप के लिए बताओ। तो देखो, और वो भी क्या पूछा कि नहीं, 2 पॉइंट्स के बीच में क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन है फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेट्स से हमारे पास ये 2 पॉइंट है x एंड y। अब हमें x y के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, आप देखो, इसके लिए निकालना है ना, बाकी ये पॉइंट कॉमन है इन दोनों। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में। ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ ना, इस टाइप से R/3 ये दोनों सीरीज में, और इनके पैरेलल ये तीसरा वाला R/3। तो ये क्या हो जाएगा, 2R/3 और R/3 हमारे पास क्या हो जाएंगे, पैरेलल कंडीशन हो जाएगी। इस टाइप का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। अब आपको निकालना है इसका इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट में क्या होगा, 2R/3 इंटू R/3 अपॉन 2R/3 प्लस R/3 हो जाएगा। तो ये तो 2R/3 प्लस R/3 यानी इट विल बी इक्वल्स टू R। ओके, सो हमारे पास हो जाएगा 2/3R इंटू R/3 डिवाइडेड बाई R। तो जाएगा 2R² अपॉन 9R। R से R कैंसिल हो जाएगा, 2/R। लेट मी चेक कि यही रिजल्ट आ रहा है क्या, 2/9R, दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। तो इस टाइप से भी आपको समझना, आपको ये समझना होगा कि जब हम लोग ब्रेक करते हैं कैसे, कौन सा सीरीज में आ रहा है, कौन सा, जिन 2 पॉइंट्स के बीच में निकाला उसको मत छोड़ो, बाकी वाले को देखो कि वहाँ पे क्या बन रहा है। यहाँ पे सिंपली दिख रहा है कि ये ऐसे पूरा कनेक्टेड है, फिर ये दूसरा वाला, बिकॉज इन पॉइंट्स के अपने को भी निकालना है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बात करती ना, तो इन दोनों को अपन सीरीज में लेते हैं, फिर इसको इसके पैरेलल लेते हैं। ओके, एक क्वेश्चन हमारे पास कि हमारे पास एक वायर है, अगेन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इस वायर को स्ट्रेच किया है। वायर को क्या किया है, स्ट्रेच किया है, और इसको स्ट्रेच करने के बाद में इसकी लेंथ डबल हो गई, लेंथ डबल्ड। वापस बोलती हूँ, वी हैव अ वायर, एक वायर है, इसको खींच के लंबा कर दिया। कितना लंबा कर दिया, डबल कर दिया है, ठीक है। ये कंडीशन समझ में आई। अब जैसे ये लंबा हो गया ना, अब हमने इस वायर को फोल्ड करके, फोल्ड एंड मेक इट अ सर्कल। मेरे पास वायर था, खींच के उसको डबल कर दिया, डबल करने के बाद उसको फोल्ड करके उसको एक
सर्कल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। अब पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द डायमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना तो ये क्वेश्चन करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। दिखने में लग रहा है कि थोड़ा सा क्या हो रहा है, लेकिन जब आप एक्चुअल में अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया ना तो ये कैलकुलेशन वाइज बहुत ही ईजी है। 2 मिनट मेरे लिए 2 सेकंड का टाइम लेके आप इसको खुद से सॉल्व करो। अगर होता है ना बहुत अच्छी बात है, अपने आप को पैट करना है इसके लिए, ठीक है। इनिशियल जो लोग कोचिंग कर रहे हैं 1-2 साल से उनको बहुत अच्छे से आएगा, लेकिन जो अभी भी 12th में आए हैं कोचिंग नहीं करी उनके लिए बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक वायर है 50 ओम का। अब हमने क्या किया, इसको स्ट्रेच करके इसको डबल कर दिया। तो डबल करने से इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। पहले सबसे पहले हम लोग वो फाइंड करते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाता है। हमने क्या किया, लेंथ को कर दिया डबल। इनिशियली लेंथ L थी, अब जो नई लेंथ है ना कैपिटल L वो हो जाएगी 2L, डबल हो गई। तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, फॉर्मूला होता है ρL/A। जब हमको स्ट्रेच करते हैं ना तो वॉल्यूम क्या रहता है इसका, कांस्टेंट रहता है। तो वहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आएगा कि अब हमें लेंथ के बारे में गिवन है, एरिया के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है। तो हम लोग ए की वैल्यू क्या रख सकते हैं, V/L रखोगे तो यहाँ पे R आएगा ρL²/V। ये दोनों चीज़ कांस्टेंट है, हमें नहीं पता तो हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट का मतलब है हमें नहीं पता क्या कितनी चीज़ है, तो हम लोग प्रोपोर्शनल वाला साइन लगा देते हैं और ये हो जाता है L²। हो जाएगा। मैंने अभी जो थोड़ी टाइम पहले बताया था ना कि वो वाला फॉर्मूला L² वाला फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ यूज़ हो रहा है जहाँ पे आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो, ठीक है। जब हम लोग ब्रेक वगैरह करने की बात करते हैं ना तो वहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं। जब हम लोग स्ट्रेचिंग कर रहे हैं मतलब हम लोग जब वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं, व्हेन आवर वॉल्यूम इज कांस्टेंट ना, तब हमें इस टाइप का फॉर्मूला लगाना है। चाहे वो एरिया के लिए बोला हो, रेडियस के लिए बोला हो, लेंथ के लिए बोला हो। एरिया रेडियस के लिए बोला है तो हमें L को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और लेंथ के लिए बोला है तो A को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो R = L² आ रहा है, पहले L था अब 2L है, तो इसका मतलब अब हमारा जो R' क्या होगा, 4R। कैसे होगा समझ में आया। यहाँ पे रेजिस्टेंस था R, जैसे हम लोग लेंथ डबल कर देते ना L² के प्रोपोर्शनल, L² मतलब 4L के प्रोपोर्शनल आएगा। L तो ऑलरेडी पहले थी, 4 वाली टर्म ज़्यादा आ रही है तो मतलब ये 4R के बराबर होगा। ऑलमोस्ट इक्वल्स टू होता है, ये ऑलमोस्ट इक्वल्स टू होता है बिकॉज हमें इनकी वैल्यू नहीं पता होती है ρ/L की, ठीक है। तो दिस विल बी 4R, मतलब पहले 50 था ना तो अब इसका क्या हो जाएगा 50 × 4 मतलब 200 ओम हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको एक सर्कल की फॉर्म बनाना है। इसको एक सर्कल बना देना, उसके डायमीटर होता है ना इसके एंड्स पे, लेट्स से दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है 200 ओम है, तो ये ऐसे हो जाएगा, इधर हो जाएगा 100 ओम और इधर हो जाएगा 100 ओम। क्यों जाएगा, बिकॉज हम लोग ने क्या किया, वायर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अपर हाफ लोअर हाफ, बिकॉज हम लोग डायमीटर के अक्रॉस निकाल रहे हैं। तो जब 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो रेजिस्टेंस R/2 हो जाता है, दैट इज 100। तो 100 ऊपर 100 नीचे। अब हमें इस सर्किट के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप इजीली देख सकते हो कि ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है ना, बिकॉज इन पॉइंट के बीच में निकाल रहे तो सेम कनेक्शन नहीं, यहाँ पे आके एक दूसरा पॉइंट, यहाँ पे दूसरा पॉइंट, तो एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल के अंदर जब आप इसको सॉल्व करोगे 100 × 100/200 यानी 100 + 100, तो ये आ जाएगा हमारा 50 ओम। ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद नीट जेईई किसी में तो आया हुआ है ये क्वेश्चन, मुझे चेक करना पड़ेगा किसमें, लेकिन आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसका। तो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन जहाँ पे आपको फॉर्मूला कैसे क्या लगाना पता है। देखो जब भी ब्रेकिंग की बात हो ना, आप रेजिस्टेंस को इक्वल पार्ट्स में ब्रेकिंग हो रही है, R/N कर दो जितने भी पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। लेकिन जब आप लोग स्ट्रेचिंग कर रहे हो बीइंग वॉल्यूम कांस्टेंट, तब आपको ये L² या फिर 1/A² इस टाइप का फॉर्मूला मिलेगा। लेंथ के बारे में बोला है तो L की फॉर्म में होगा, एरिया या रेडियस की फॉर्म में बोला है तो A या R की टर्म में होगा। ये एक न्यूमेरिकल हो गया। नेक्स्ट अब न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल ले लेते हैं। हमने सीरीज पैरेलल का एक क्वेश्चन ले लिया, 4-5 क्वेश्चन हम करें जो सीरीज और पैरेलल के थे। अब हम लोग एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन लेते हैं जहां हमको सीरीज भी देखने को मिलेगा, पैरेलल भी देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ हमने लगा दिया
4 ओम, ये भी किसी पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। और यहाँ पे हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दिया इस टाइप से, और देन हमने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी। अब इन रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2, 3, 6 एंड बैटरी की वैल्यू है हमारी 10 वोल्टेज। ये हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड करना है कि इनमें जो करंट पास होगा ना, इन तीनों में, लेट्स से दिस इज I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I3, हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। कॉम्बिनेशन मिक्स्ड है, हमको यहाँ पे पैरेलल दिख रहा है और ये दोनों आपस में सीरीज में दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हमें ये जो तीनों पैरेलल है ना, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो पैरेलल तो कितना होगा, 2, 3, 6, तो इसको हम लोग R डैश बोल देते। कितना हो जाएगा ये 1/R डैश, यानी 1/2 + 1/3 + 1/6। सिंपली दिख रहे हैं कि तीनों के तीनों पैरेलल में है। इसका जब आप सॉल्व करोगे ना 1 ओम आएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना, इसमें कोई बहुत बड़ी मैथ्स नहीं है, हो जाएगा। अब ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है वो इस 4 ओम के साथ क्या है, सीरीज में। तो हमारा जो इक्विवेलेंट आएगा ना, वो क्या आएगा, 4, ये वाला 4 + 1, यानी हमारा हो जाएगा 5 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिल गया कितना, 5 ओम। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि R इक्विवेलेंट = 5 ओम हो जाएगा। अब मैं बात करूँ करंट की। ठीक है, तो करंट कितना होगा, अगर मैं वोल्टेज की बात करूँ तो यहाँ पे वोल्टेज क्या रहेगा, यहाँ पे वोल्टेज अलग रहेगा। इन तीनों के ऊपर वोल्टेज सेम, मतलब अगर मैं बात करूँ ना V1, V2, V3 ये सेम है, लेकिन ये 10 के बराबर नहीं है, बिकॉज अब इसके अलावा एक रेजिस्टेंस ये भी है, तो यहाँ पे भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। ये तीनों V1, V2, V3 सेम आएंगे, बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस 10 वोल्टेज, बिकॉज यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ 4 वोल्ट जस्ट अक्रॉस लगा हुआ होता है, कोई दूसरा रेजिस्टेंस नहीं होता। तो हम लोग मान सकते हैं कि जो V1, V2, V3 तीनों बराबर होंगे, उसकी वैल्यू 10 वोल्टेज होगी, अगर ये नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा है। तो अब हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले करंट की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, टोटल करंट यहाँ से देखो, यहाँ से जो करंट पास होगा ना, यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ आने के बाद ये आगे डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो करंट आई है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, I = V/R इक्वलेंट। V कितना है 10, R इक्वलेंट कितना है 5, मतलब 2 एम्पियर। 2 एम्पियर इधर है और इधर भी, आगे जाके वो डिवाइड हो रही है। इसका मतलब हमें ये पता है कि I1 + I2 + I3 = 2 एम्पियर। ये जितना एंटर करेगी ना, उतना ही वापस यहाँ पे 2 एम्पियर हमें मिलेगा। तो इन तीनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 2 एम्पियर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब देखो आप आगे, अब हमें ये I1, I2, I3 निकालना है ना, तो इनको इंडिविजुअल केस लेके चलो। हमको क्वेश्चन में ही पूछा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं सिर्फ इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो मुझे पता है वोल्टेज सेम रहता है यहाँ पे इन तीनों के लिए। तो अगर मैं I1 की बात करूँ ना, तो क्या होगा, V/R1 होगा। कौन सा V, जो इनके लिए ये 10 वोल्टेज के बराबर नहीं, इनका अलग से जो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, हमें निकालने भी नहीं पड़ेगी। कैसे, देखो ये हो जाएगा, ये इनके लिए कोई वोल्टेज ये 10 वोल्ट के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है, इसलिए। I2 की बात करूँ क्या हो जाएगा, V/R2। I3 की बात करूँ क्या हो जाएगा, V/R3। ये पता है, लेकिन हमें अगर निकालना है करंट, तो यहाँ पे हमें इस वोल्टेज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वो निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। हम लोग को इंडिविजुअल कैलकुलेट करना पड़ेगा वगैरह, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को ये चीज़ पता है कि जो चीज़ V है ना, वो तीनों में कॉमन है। तो अगर मैं इनका रेशियो लूँ तो कितना हो जाएगा, 1/R1, 1/R2, 1/R3 होगा ना, बिकॉज V तो कॉमन है। तो कॉमन चीज़ को हम लोग हटा सकते हैं। हम लोग रेशियो की बात करते हैं, रेशियो में हम लोग एक दूसरे से डिवाइड करते तो V तो सेम आ रहा था, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं रेशियो की बात करूँगी तो मुझे ये रेशियो मिलेगा। अब क्या करो, देखो I1, I2, I3 1/R1 यानी 2, 3, 6, इसको सॉल्व करो, ये आएगा 6 ही ले लो, सॉरी 6 से, इनका जो एलसीएम है वो 6 है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जाएगा 3:2:1, ये हमारे पास हो जाएगा। और अगर मैं रेशियो की सम की बात करूँ, सम ऑफ रेशियोज, तो कितना आ रहा है 6, 3 + 2 + 1। अब देखो अब क्या चीज़ होगी, मैं I1 की बात करूँ, अब मुझे पता है कि ये जो तीनों करंट्स है ना, वो कौन से रेशियो में डिवाइड है, 3, 2,
1। अगर टोटल वैल्यू 6 है, ये रेशियो होता है, अगर मेरे पास टोटल करंट 6 एम्पियर है ना तो हमें एक 3 एम्पियर मिलेगा, एक 2 एम्पियर मिलेगा, एक 1 एम्पियर मिलेगा। तो ये आपने मैथ्स में ये चीज़ पढ़ी होगी, होपफुली पढ़ी होगी। तो अगर मुझे I1 निकालना है ना तो वो क्या होगा, इसका पार्ट कितना है 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितना पार्ट 6 का टोटल सम मल्टीप्लाई बाय दो एक्चुअल हमारे करंट की वैल्यू, बिकॉज यहाँ पे 2 एम्पियर एंटर करिए ना तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 एम्पियर। I2 की बात करूँ तो इसका पार्ट कितना है 2/6। ये जो 3/6 2/6 में लिख रही हूँ ना, आपको समझ में आ रहा है कि टोटल करंट इज 2, उसका कितना पार्ट I1 है, 2 का कितना पार्ट I2 है, 2 का कितना पार्ट I3 है, ये चीज़ हम लोग निकाल रहे हैं। और कितना पार्ट निकालने के लिए हमें कैसे पता, हमें पता है कि अगर टोटल 6 होता ना तो उसमें 3:1 रेशियो आता, अगर 12 होता तो 6:4 रेशियो आता, तो इसका पार्ट अपॉन टोटल, ये चीज़ हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज़ इतना समझा नहीं रही हूँ कि मैथ्स में पढ़ते हैं, और इसमें मैं क्या समझाऊँ, ठीक है। ऐसे होगा 3 ऐसा होता है ना, देखो I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इक्वल्स टू मान लो कि 1:2:3 है, तो हम लोग को I की वैल्यू निकालती है, I1 की वैल्यू निकालनी होती है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, I1 का रेशियो डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2 प्लस I3 मल्टीप्लाई बाय टोटल, और I1 का पार्ट 1 तो 1/1 इसका 6 × I, इस टाइप से होता है, ठीक है। नहीं बताना था लेकिन बता दिया। तो ये हो जाएगा, इसका पार्ट कितना 2, टोटल 6 मल्टीप्लाई बाय करंट का कितना 2, तो ये हो जाएगा 4/6 यानी 2/3, ठीक है। I3 की बात करें तो कितना हो जाएगा, इसका पार्ट है 1/6 × 2 यानी 2/6 यानी 1/3 एम्पियर। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी, दो तीनों का सम करो 2 एम्पियर होना चाहिए, 2/3 प्लस 1/3 1 होता है 1, और 1 + 1 2, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी। तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पे जो डिफ़िकल्टी वाली पार्ट है वो इस रेशियो में आ सकती है। देखो आपको पता है कि मुझे ये चीज़ कॉमन आ रही, तो आप रेशियो वाला लेके इसको कर सकते हो। आपको ये समझना है कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन आएंगे तो इस टाइप से करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन है वैल्यूज गिवन है 2 3 4 एंड दिस इज ऑल्सो 4, ठीक है। ये रजिस्टर्स है हमारे ओम 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 ओम, हमें निकालना RAB। अब हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना वो क्वेश्चन करेंगे इक्विवेलेंट, सर्किट दे रखा होगा, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास सबसे पहले एक कॉम्बिनेशन दे रखा होगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन को करेंगे, एक एक कॉम्बिनेशन का एक एक क्वेश्चन ही करेंगे, बिकॉज सेम टू सेम में अलग शेप में वर्टिकल पैरेलल कैसे भी बना के करूँ तो उसका कोई सेंस नहीं, उतना तो आपको समझना ही पड़ेगा कि हाँ भाई सेम टाइप का है, बस अलग टाइप से ड्रॉ कर रखा है। तो देखो इस टाइप का हमारा क्वेश्चन है। अब हमें A और B के बीच पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। पॉइंट्स इसलिए गिवन होगा, अगर मुझे B और यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अलग आता है, इसलिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि अब 2 और 4 जो है ना वो क्या हो जाएंगे सीरीज में। देखो यहाँ पे कोई पॉइंट है, हमें नहीं पता क्या पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो ये इन दोनों पॉइंट के, किस लिए मैं पॉइंट बता रही हूँ, बिकॉज ये वही हो गया केस जो ट्राइंगल वाला भी हमने पढ़ा ना, कि एक वायर था उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ट्राइंगल सेम है, और वहाँ पे भी हम लोग नीचे वाली जो साइड थी उसके लिए निकाल रहे थे, तो यहाँ पे भी सेम है। अगर मैं ये साइड मान लूँ, ठीक है, तो ये एक साइड है और ये ऊपर 2 लगा, तो ये दोनों किस में आ जाएंगे सीरीज में। तो अगर मैं इनको सीरीज में करूँ तो क्या हो जाएगा 2 + 4 6। तो अब ये आगे वाला का छोड़ दूँ, पीछे कॉम्बिनेशन कैसे हो जाएगा, ये 3 ओम है और ये इसके पैरेलल एक और आ जाएगा जो है हमारा कितना 6 ओम, इस टाइप का हो गया। और ऐसे बन गया, ये 3 है और ये 4 है। तो अब यहाँ पे देखो 3 और 6 आपस में वापस क्या आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं, तो 3 और 6 पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा 3 × 6 और 3 + 6 यानी 2 ओम आएगा हमारे पास। तो अब ये सर्किट ऐसा बन जाएगा कि हमारे पास है ये हो जाएगा 2 ओम और नीचे तो 4 ओम है एज इट इज़ है, और ये हो जाएगा 3 ओम। तो अब क्या होगा,
ये 2 और 4 क्या है, वापस सीरीज़ में, ये पॉइंट्स ले लेंगे तो 2 और 3 जो हो जाएंगे ना वो सीरीज़ में आ जाएंगे, और ये दोनों मिलके 3 इनके पैरेलल में, तो ये दोनों वापस क्या आ जाएंगे, सीरीज़ में। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये 3 ओम का और ये 2 + 4 6, अगेन ये 6 का, ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे अगेन क्या आएगा, 2 ओम। तो अब ये सर्किट हमारा कैसा बन जाएगा, ये 2 ओम है, ये 3, सॉरी ये तो हमने निकाल दिया, कितना, 2 ओम, बस इतना हमारे पास आया, और ये हो जाएगा ए और बी। तो आप देखो ए और बी इनके बीच में कोई दूसरा पॉइंट नहीं है, तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज़ में। तो हमारा फाइनल जो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा ना वो कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा, जो कि हमारा रिजल्ट है एकदम सही। ठीक है, तो देखो ये चीज़ें इसीलिए मैंने पहले छोटे छोटे पार्ट्स में कराया कि जब हम लोग ट्राइंगल वाला करते हैं तो कैसे करते हैं। तो ये साइड ले लोगे, ये दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज़ में आ जाएंगे, और उसके पैरेलल ये वाला आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी भी कॉन्सेप्ट का आप जब फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हो तो आपको लगता है बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन यहाँ पे हमेशा वही चीज़ घूम फिर के आती है जो मैं हमेशा बोलती हूँ, प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके लिए चीज़ें ईजी होगी। जैसे अभी मैंने मिक्स्ड कॉम्बिनेशन वाला करवाया या फिर ये वाला कराया, तो आप लोगों के लिए मे बी जो बहुत फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, अभी तक उसने न्यूमेरिकल नहीं करे, उसके लिए इंटेलिजेंट है, कोई बहुत ज़्यादा स्मार्ट बच्चे उनके मैं नहीं बोल रही, तो उनको लगेगा कि यार क्यों ये सीरीज़ में, क्यों ये पैरेलल में। बिकॉज जब मैं थी तब मुझे भी ये कन्फ्यूजन होता कि इन्होंने इसी को सीरीज़ में क्यों लिया, इसी को पैरेलल में क्यों लिया है। तो वो चीज़ आपको 1-2 क्वेश्चन करने से समझ में नहीं आएगी। यू हैव टू प्रैक्टिस जितना हो सके उतना, अगर आप जेईई नीट के लिए पढ़ रहे हो, अदरवाइज 12th के लिए मोर देन इनफ है, इतना तो न्यूमेरिकल आता भी नहीं है इतना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस टाइप का हम लोग पढ़ चुके हैं, 3, ओके, B and we have a point here, सबकी वैल्यू सेम रख देते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा। ये सेम है जो हमने कैपेसिटर वाले केस में पढ़ा था, सेम क्वेश्चन है और सेम इसमें जो कॉन्सेप्ट है ना लगता है। अब मान लो कि यहाँ पे आपने एक बैटरी ऐड करी थी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस पोटेंशियल V 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल V होगा, यहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा। इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं, तो V 0 पॉइंट ले लो। अब आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, इसको हम लोग हटा देते हैं। तो देखो ये दोनों रेजिस्टेंस, सॉरी V, अगेन मैंने बीच में ओके गड़बड़ हो गई, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस नहीं लेना, अभी हमें ये क्वेश्चन नहीं करना है, वो व्हीटस्टोन वाला क्वेश्चन हो जाएगा, हमें एक सिंगल वायर लेनी है। अब देखो ये V है, बीच में कोई कनेक्शन नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, तो V, ये 0 है, बीच में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो 0। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस आता है, मैंने पहला दूसरा वाला ले लिया था, अगर यहाँ पे रेजिस्टर आता है तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे V है तो यहाँ पे V नहीं होगा, कि बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जैसे ही बीच में रेजिस्टेंस आ गया, जो पहले वाला क्वेश्चन था ना वो व्हीटस्टोन वाला क्वेश्चन था जो हम लोग आगे करने वाले हैं, हमें पहले सिंपल वायर लेने जहाँ पे बीच में हमने कोई रेजिस्टर ऐड नहीं करा है। तो बेसिकली इस पूरे में हमारे पास 2 ही पॉइंट है, V या 0, तो आप 2 पॉइंट ले लो, V और 0। सबसे पहले इस रेजिस्टर की बात करो, इसकी बात करो, किसके बीच में, V एंड 0 के बीच में आ रहा है, V एंड 0 के बीच में आ रहा है, तो ये रेजिस्टर आप ड्रॉ कर लो, ऐसे हो गया V और 0। दूसरा वाला देखो किसके बीच में, 0 एंड V, तो अगेन 0 एंड V। तीसरा वाला रेजिस्टर क्या है, ये किसके बीच में, V एंड 0, तो ये भी V एंड Z के बीच में। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया, और ये तीनों के तीनों क्या है, पैरेलल में है, तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ना वो क्या होगा, R/3। सिंपल सा है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है ओके इस टाइप का है, बीच में कुछ है क्या, नहीं है। सब सेम वैल्यू ले लेते हैं। ये बहुत ही यूनिवर्सल टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको सब जगह देखने को मिलेंगे इस टाइप के एग्जांपल्स, तो इसलिए मैं ये करा रही हूँ। मैं सेम वैल्यूज, अलग अलग वैल्यूज होगी तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, पर कैलकुलेशंस थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है।
ये क्वेश्चन है और हमें यहाँ पे पूछा है, किसके बीच में पूछा है, ए और बी के बीच में। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। अब जो पॉइंट्स दे रखे ना उनके बीच में एज्यूम कर लो कि बैटरी लगा रखी है। V 0, तो ये पॉइंट V, ये पॉइंट 0 ड्रॉ कर लिया, हटा दो ये वाला, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। V और 0, अब देखो यहाँ पे V है तो यहाँ बीच में कुछ नहीं है, यहाँ पे भी V होगा। फिर यहाँ पे आगे क्या आ जाते हैं रेजिस्टर्स, तो यहाँ पे हम लोग वापस यहाँ पे V नहीं लिख सकते बिकॉज बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए। यहाँ पे बीच में 2 रेजिस्टर्स, तो ये हमें नहीं पता। यहाँ पे 0 है, या बीच में कुछ नहीं है, 0 पॉइंट्स हमें चारों के चारों मिल गए। अब आप ड्रॉ करो, 2 ही पॉइंट मिल रहे हैं, V एंड 0। कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये दोनों रेजिस्टर पहले तो दोनों के दोनों सीरीज में, ये चीज़ तो क्लियर है, दोनों के दोनों सीरीज में, और किन के बीच में आ रहे हैं, V और 0 के बीच में। तो V और 0 के बीच में 2 रेजिस्टर ड्रॉ कर दो, ये हो गया, चलो ठीक है। फिर आप देखो नीचे वाले दोनों किसके बीच में आ रहे हैं, V और 0 के बीच में। तो V और 0 के बीच में अगेन कितने रेजिस्टर हो जाएंगे, 2। ये दोनों देखो, ये वाले पॉइंट V और 0, ये मैंने ऐसा लगा रखा है, इसका मतलब ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे सीधा वायर देती ना तो इसका मतलब वो कनेक्शन, फिर यहाँ पे बीच में हमें एक दूसरा पॉइंट लेना पड़ता। इसका मतलब है बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, एक ही वायर से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये होता है। ओके, तो ये दोनों में देखो V और 0 के बीच में अगेन 2 रेजिस्टर, V और 0 के बीच में, और ये दोनों में भी सेम है, V और 0 के बीच में 2 रेजिस्टर। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया और सबकी वैल्यू सेम है। तो अब देखो ये दोनों सीरीज में, तो ये क्या हो जाएगा, 2R, नीचे वाला भी 2R, इसके नीचे वाला भी 2R और नीचे वाला भी 2R। बेसिकली हमारे पास 2R के 4 रेजिस्टेंस, तो चारों के चारों क्या है, पैरेलल में। अब इसका रिजल्ट निकालना है R इक्वलेंट, तो क्या हो जाएगा, 2R/4। सबकी वैल्यू सेम होती है, कितने पार्ट्स में, 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा R/2। ये तो चीज़ पता है ना, रेजिस्टर अपॉन सेम वैल्यू है तो कितने पार्ट्स में जा रहा है, 4 में, तो 4 से डिवाइड कर दो तो R/2 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। अब नेक्स्ट टाइप का करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक सर्कल, पहली बार ढंग का सर्कल बनाया मुझसे, एंड वी हैव दूसरा पॉइंट है बीच में, ठीक है। ये पॉइंट A ले लो, पॉइंट B ले लो, इसकी वैल्यू R R R R, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है हमारे पास, और A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने ये ऐसे करा होता ना तो इसका मतलब दोनों के दोनों सीरीज में, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने बीच में पूरा दिया ना, तो इसका मतलब ये एक पॉइंट अलग है, ये दोनों के दोनों सीरीज में, यानी एक ही वायर से कनेक्टेड नहीं है। पॉइंट्स निकाल दो, ये V मान लो, ये पॉइंट 0 मान लो, बीच में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कितना आएगा, 0। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे V नहीं होगा बिकॉज बीच में क्या आ गया, कुछ रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो पॉइंट्स कितने मिल रहे हैं, और ये 0 है तो ये भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे भी बीच में कुछ भी नहीं है। तो ओवरऑल पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस पे 0 वाला वोल्टेज आ रहा है। अब देखो पॉइंट्स 2 ही आ रहे हैं, अगेन 3 पॉइंट आ रहे हैं। क्यों पॉइंट आ रहे हैं, ये वाला भी कुछ पॉइंट है जो हमें नहीं पता कि क्या है, तो 3 पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल गए। अब देखो क्या होगा, 3 पॉइंट बनाने, V O और एक पॉइंट ले लो X। सबसे पहले इस रेजिस्टेंस की बात करें, कहाँ पे कनेक्टेड है, 0 और X के बीच में, 0 और X के बीच में। ये वाला 0 और X के बीच में, अगेन 0 और X के बीच में। ये वाला X और 0 यानी सेम 0 और X के बीच में। 3 रेजिस्टेंस हो गए। चौथा वाला रेजिस्टेंस X और V के बीच में, यानी यहाँ पे। तो ये इस टाइप से हमारा कॉम्बिनेशन हो गया। सिंप्लीफाई कर दिया। अब क्या है, ये तीनों क्या है, पैरेलल में, ये हो जाएगा R/3, और ये R और R/3 क्या आ जाएंगे, सीरीज में। तो हमारा जो RAB इक्विवेलेंट आएगा ना, वो R + R/3 आएगा, जो होगा 4R/3। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक ट्रायंगल की फॉर्म में। ओके, फिर है हमारे पास हमें निकालना है, इसको हमने दे दिया A और B, हमें निकालना है RAB, यानी AB के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है।
दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर। और कहीं पे रेजिस्टेंस है क्या? नहीं है। 1 2 3 4 5 4, ठीक है, ओके। अब ये निकालना तो कैसे होगा, देखो ए और बी के बीच में पूछा है, वोल्टेज सेट कर दो, यहाँ पे V, यहाँ पे 0। अब देखो यहाँ पे हमें ये 0 है तो ये 0 नहीं होगा क्योंकि बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ये 0 है तो ये भी 0 नहीं होगा बिकॉज बीच में रेजिस्टेंस है। तो हमें मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है x, ये x होगा ना, तो ये भी x होगा बिकॉज इनके बीच में कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे बीच में एक और रेजिस्टेंस होता है ना, तो इस पॉइंट को भी हमें अलग लेना पड़ता, सेम नहीं ले सकते, तो y लेते हैं हम लोग, फिर 4 पॉइंट्स हो जाते हैं हमारे पास। लेकिन यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है तो ये x हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट होते हैं, आप ऐसे बना दो, हो गया काम। अब देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस आर की, किसके बीच में है? x और v के बीच में, x और v के बीच में, यानी ये ऐसे, ठीक है, इसको आप x पॉइंट ले लो। ये x और v के बीच में, ये वाला किसके बीच में? v और 0 के बीच में, v और 0 के बीच में, मतलब ऐसे, v और 0 के बीच में। ये वाला किसके बीच में? x और 0 के बीच में, मतलब ऐसे। हो गया, 3 हो गए। अब देखो ये वाला x और 0 के बीच में, x और 0 के बीच में, और ये वाला x और v के बीच में, x और v के बीच में, यानी ऐसे। तो इस टाइप से हमारे पास वो क्या कहते हैं, सर्किट बन रहा है, सिंप्लीफाई होके, मतलब ये सब आ रहे हैं, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, फिर इनके ऊपर एक अलग से तीसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या बना सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये ऊपर वाला आर, अब ये दोनों पैरेलल है ना, तो पैरेलल आर बाई आर यानी r/2, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा r/2, और ये भी कितना है, r और r/2, तो ये हो जाएगा r/2। हो गया, सिंपल सा है। तो अब ये r/2 और r/2 वापस आपस में क्या है, सीरीज में, तो ये मिला के हमारा कॉम्बिनेशन कैसा बन जाएगा, ये r और नीचे r/2 सीरीज में यानी r/2 प्लस r/2, r हो जाएगा अगेन यार, ये कॉम्बिनेशन आया, तो बेसिकली RAB आ जाएगा हमारे पास r/2, ये दोनों का r/2 हो जाएगा, ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। आपको सिर्फ पॉइंट्स डिक्लेयर करने हैं, उसके बाद में चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारे पास, अगेन एक ट्रायंगल की शेप में है। वी हैव इस टाइप से है, देन वी हैव ये हो जाएगा 2r, दिस इज r, ये हो जाएगा r एंड ये भी r, दिस इज पॉइंट x, पॉइंट y, और हमें rxy निकालना है, नहीं xy के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखो पॉइंट्स डिक्लेयर करते हैं, ये हो जाएगा v, ये हो जाएगा 0, बीच में बहुत कुछ आ रहा है, मतलब रेजिस्टेंस आ रहा है, तो ये v नहीं होगा, इसके बीच में भी आ रहा है तो ये भी v नहीं होगा, ठीक है। फिर ये भी पॉइंट अलग होगा, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ओके, तो हम लोग ले लेते हैं, इसको पॉइंट ले लो A, इसको पॉइंट ले लो B, इसको पॉइंट ले लो C। हो गए हमारे पास टोटल कितने, 5 पॉइंट्स आएंगे, V, फिर A, B, C, 0। आप इस चीज़ को क्लियर रखना कि जब हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे ना, तो हमें जो भी पॉइंट्स लेने हैं वो एक ही लाइन में लेने हैं। एक और तरीका होता है लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगा और वो आपको कहीं पे गिवन भी नहीं हो। आपके लिए ये चीज़ ज़्यादा ईजी है बिकॉज इससे आपकी जो कैलकुलेशन ईजी होगी और आपको एग्जाम में रिजल्ट जल्दी लेके आना है, इसलिए तो आपको सबको सीरीज में ले लो। V और A के बीच में देखो, V और A के बीच में एक रेजिस्टेंस है तो आप लगा दो, ठीक है। A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस है, A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस है, R ले लो बिकॉज यहाँ पे एक 2R अलग है ना। फिर B और C के बीच में एक रेजिस्टेंस है, B और C के बीच में एक रेजिस्टेंस है R। फिर A और C के बीच में एक रेजिस्टेंस है 2R, A और C के बीच में, A और C के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 2R। हो गया। देन C और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस है R, ये इस टाइप से हो गया सिंपली। अब तो कुछ भी नहीं है, ये दोनों क्या है सीरीज में,
टू, ये दोनों सीरीज में कितना बना देंगे 2r, 2r और 2r वापस क्या आ रहा है पैरेलल में जो बनाएंगे r। तो बेसिकली हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आ रहा है ना वो ऐसा आ रहा है r r r। तो हमारा जो r इक्विवेलेंट होगा एक्स वाई, सिंपल सा हो जाएगा 3r। इजी सा, जितने पॉइंट्स हो बना दो, सबको एक लाइन में रख दो। ये भी हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन वाला। ये सेम का सेम पैटर्न हमने कैपेसिटेंस पे भी पढ़ा था। कैपेसिटर वैसे तो नहीं करवाना चाहिए बिकॉज रिपीट ही हो रहा है पैटर्न, लेकिन चलो करा देते हैं। पहले ड्रॉ कर लेती हूँ मैं, और देन ऊपर लिया है, नीचे ऊपर लिया है, ओके। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। और ये दो पॉइंट के बीच में हमें निकालना है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, कुछ भी ले लो। अब मैं इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आपको बहुत अच्छे से समझना है। आप पुराना वीडियो देखना कैपेसिटर वाला, उसमें मैंने अच्छे से बताया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट है ना उसको छोड़ के बाकी जो भी पैटर्न रिपीट हो रहा है ना उसको कर दो ऐसे, जैसे कि ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। और फर्स्ट वाले को जो भी है, फर्स्ट में नीचे शायद नहीं है, यहाँ पे नहीं है, वरना ये तो गलत हो जाएगा ना। अगर मैं यहाँ पे रजिस्टर बना रही हूँ तो कहाँ रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, बाकी सब में तो 2 आ रहा है, तो यहाँ पे रजिस्टर नहीं होगा। तो देखो पैटर्न सेम रिपीट हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे। फर्स्ट वाले को छोड़ दो, बाकी सारे को एक डैश फॉर्म में बना दो। और आप मान लो कि जो टोटल इस पूरा सर्किट है ना, यहाँ से मिला के यहाँ तक, इसका इक्विवेलेंट है x, मान लिया। तो ये जो डैश्ड वाला है ना, इसका भी इक्विवेलेंट x ही होगा। क्यों होगा? मेरे पास 1000 रजिस्टर, 1000 तो चलो होता ही नहीं, 10,000 रजिस्टर्स है, ठीक है। उसमें से 9000 पूरे का जो इक्विवेलेंट है वो x आ रहा है, या जितना भी आ रहा है, मान लो 10 आ रहा है, ठीक है। अब उसमें से 9999 का आप निकालोगे ना, तो वो x में से कुछ माइनस की पावर में ही कम आएगा, मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली सेम, लेकिन जब आप इनफाइनाइट सीरीज की बात करते हो ना, यू कैन एज्यूम कि ऑलमोस्ट सेम होता है। अगर टोटल का x है ना, तो एक को निकाल दोगे, उसके क्या ही फर्क पड़ जाएगा, तो उसका भी x ही लेके चलेंगे। अब देखो मैंने मान लिया, तो अब मेरा सर्किट क्या हो गया, R, और इस पूरे का मैंने मान लिया क्या है x, तो इसको बना लिया x। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। सिंप्लीफाई। अब हमें a और b के बीच में निकालना, कुछ भी नहीं है, r और x क्या है पैरेलल में, तो इनका क्या हो जाएगा rx r प्लस x। फिर ये दोनों पैरेलल में मिलके एक बनाएंगे, और ये ऐसा हो जाएगा r प्लस x, और ये दोनों सीरीज में, यानी जो r ए बी जो मेरा आएगा ना, वो क्या आएगा r प्लस, ये हमारे पास आएगा। सिंपल सा है। और ये टोटल किसके बराबर है, x के, क्योंकि मैंने मान लिया कि आर ए बी भी किससे इक्विवेलेंट जो है ना वो किसके बराबर है, x के बराबर। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई r प्लस आर एक्स इक्वल्स टू x। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। आप x की वैल्यू फाइंड करोगे तो r इक्विवेलेंट आपका इजीली निकल जाएगा, जो कि मैंने सॉल्व कर रखा है। ये आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू r प्लस r√5/2। वो इक्वेशन होती है ना, -b² प्लस -b प्लस माइनस रूट का b² प्लस 4ac/2a, वो वाली इक्वेशन लगा के आप सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। एक प्लस वाला आता है, एक माइनस वाला आता है, लेकिन माइनस की नहीं ले रहे बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नेगेटिव रेजिस्टेंस आएगा, हमें पॉजिटिव चाहिए। तो हमारे पास, क्योंकि देखो अगर ये ऐसा है ना r माइनस r√5/2, मतलब आप r में से उससे बड़ा नंबर घटा रहे हो, तो टोटल रिजल्ट क्या आएगा नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल। तो पॉजिटिव वाला हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ओकेज, ये सेम हम कैपेसिटर में कर चुके हैं। इसमें अगर आपने वो अच्छे से करा है ना, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट करते हैं वाला, ले लेते हैं। व्हीटस्टोन के अंदर क्या होता है हमारे, देखो व्हीटस्टोन हमारे पास जो ब्रिज होता है ना, आप आगे इसी चैप्टर में पढ़ोगे, वो कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ आप एक बैटरी कनेक्ट कर लेते हो। दिस इज R1, R2, R3, R4, ये ले लो R5, ठीक है। दिस इज पॉइंट X, दिस इज पॉइंट Y।
हमने पहले भी पढ़ा था, तो हमने ये बोला था कि जब R1 अपॉन R2 और R3 अपॉन R4 अगर ये इक्वल, अगर हमें रेशियो ऐसा मिलता है कि R1 और R2 जो भी वैल्यू हो करके देख लो सेम वैल्यू आती है ना, तो हम लोग इस बीच के R5 को इग्नोर कर सकते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं, ये वाला हट जाता है, फिर हमें सिंपल सा ये कॉम्बिनेशन मिलता है। तो उसमें तो सिंपल है ना, ये पॉइंट ही हट गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, मतलब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर ये आपस में पैरेलल में, ये पॉइंट होता था। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट वैसे तो व्हीटस्टोन में पढ़ोगे, लेकिन ये जीरो इसलिए होता है बिकॉज ये जो एक्स और y दोनों पॉइंट है ना सेम पोटेंशियल पे होते हैं। सेम पोटेंशियल पे, यहाँ पे v है तो यहाँ पे भी v होगा, यहाँ पे कुछ होगा तो यहाँ पे भी कुछ होगा। जब सेम पोटेंशियल में होते हैं ना, तो ये जो v x y पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो होता है। तो मतलब यहाँ से कुछ भी करंट फ्लो नहीं होता है। करंट फ्लो नहीं होता है तो हम लोग इसको हटा देते हैं, बैलेंस्ड कंडीशन में आ जाता है। वो आप लोग पढ़ोगे व्हीटस्टोन में इसी चैप्टर में। हमें यहाँ पे अभी ये चीज़ याद रखनी है कि जब ये रेशियो बराबर होना तो हम लोग बीच वाले रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं। ये चीज़ हमने कैपेसिटर में भी करी थी। तो अब इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दो क्वेश्चन ले लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक उसमें आपकी IIT में आया हुआ क्वेश्चन, पहले आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा 10, 20, 30, ओके। एंड वी हैव 10 ohm, 20 ohm, 30 ohm. This is 5 ohm, 10 ohm, 15 ohm. यहाँ पे कुछ भी ले लो, 6 ohm, 12 ohm. ये है हमारे पास क्वेश्चन, और ये पॉइंट से x और y, और हमें x y के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो यहाँ पे रेशियो 10/5, ये रेशियो 20/10, 10, और ये रेशियो 13/15, कितना आ रहा है 2:2:2। मतलब ये सारे के सारे रेशियो, जरूरी नहीं है कि 4 का बताए तो 4 ही हो, 6, 8 कैसे भी हो सकते हैं इवन नंबर्स में। तो रेशियो सबका सेम हो रहा है, रेशियो सेम हो रहा है, तो इन बीच वाले रेजिस्टर्स को हम लोग हटा सकते हैं। हटा दिया ये वाला रेजिस्टर, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट नहीं आएगा, सिंपल सा ऐसा हो जाएगा। तो हमें सिंपल सी चीज़ मिल गई ना, ये तीनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में होंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 60 ओम। ये तीनों सीरीज में टोटल कितना 30 ओम। तो हमें मिल गया कुछ ऐसा 60 ओम, 30 ओम, दिस इज x, दिस इज y। हमें इक्विवेलेंट निकालना है, तो मतलब 60 और 30 पैरेलल में, तो हमारा R(x, y) क्या हो जाएगा 60 × 30/90, यानी 20 ओम हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, इस टाइप से आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, IIT में आया हुआ है, इसमें भी हमारे पास 2 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। ओके, this is 2R, this is 2R, this is R, this is R, this is 2R, this is 2R, and we have, no, it's not overlapped, it's connected. This is 2R, ले लो अगेन, सॉल्व करके देखो आप लोग होता है या नहीं होता है। तब तक मैं इंक डाल देती हूँ। शीट्स में जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं आपको, कोचिंग से, स्कूल से भी मिलते हैं, अगर एक्स्ट्रा कुछ, तो आप लोगों को करने चाहिए, बिकॉज इनकी प्रैक्टिस तभी होगी जब आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर रहे हो। और अभी तो आपके पास इनफ टाइम है, क्योंकि क्लास 12 अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। फिर एंड पे आता आता इतना ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा कि फिर सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, फैक्ट है। तो इसलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, रूटीन बनाओ एक प्रॉपर, कि मुझे इतना घंटा पढ़ना है, आके ये कवर करना है, जो भी स्कूल में पढ़ाते हैं, कहीं पे भी पढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे आप निकालो रेशियो। सबसे पहले इस कॉम्बिनेशन की बात करूँ ना, जैसे मैं नीचे वाला पूरा हटा देती हूँ, मेरे पास सिर्फ ये कॉम्बिनेशन है 5 रेजिस्टेंस का। तो देखो 2R/r और 2R/r दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब इसका रेशियो बराबर है, तो इस बीच वाले को हम लोग हटा सकते हैं। सेम चीज़ आप यहाँ पे करो, R/2R और ये भी R/2R, दोनों सेम है, तो इस बीच वाले को भी हटा सकते हैं। तो हमारा सर्किट कैसे बन जाएगा,
ये हमारा सर्किट बन जाएगा 2R 2R R R 2R 2R। इनका क्या सीरीज में दोनों, ये हो जाएगा 4R, ये हो जाएगा 2R, ये हो जाएगा 4R, कैपिटल R। सीरीज में तो सिंपली ऐड ही करना होता है। तो हमारा सर्किट बन गया, 3 रेजिस्टेंस मिलेंगे पैरेलल में, ये X, ये Y, ये हो जाएगा 4R, ये हो जाएगा 2R, ये हो जाएगा 4R। अब RXY निकालना है, सिंपल से इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल दो, मतलब 1/RXY इक्वल टू 1/4R प्लस 2R प्लस 1/4R। इसको सॉल्व कर देना, मैंने सॉल्व कर रखा है। तो जो वैल्यू आती है ना वो आती है R इक्वलेंट इक्वल्स टू 2R प्लस R। दिस इज आर रिजल्ट। यहाँ पे IIT में आ रखा है क्वेश्चन, देखो इजी था। अगर कॉन्सेप्ट आता है ना तो फिर आपको बस देखना है कि मैं कहाँ पे क्या लगा के, बिकॉज पूरा का पूरा ऐसा नहीं देंगे, एडवांस में दे सकते हैं, बाकी पूरा का पूरा ऐसे नहीं देंगे, बिकॉज जो कैलकुलेशंस होती है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो अगर मेंस में जेई में आ रखे ना तो आपको पता होना चाहिए कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बिकॉज इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन जेई में और नीट में नहीं देते, मेन्स में और नीट में नहीं देते। तो आई थिंक रेजिस्टर्स के हमने जितने कॉम्बिनेशन करने चाहिए थे उतने हमने कर लिए, मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा उसमें नीड नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग रेजिस्टर्स वाला टॉपिक एंड करते हैं। इसके बाद में जो टॉपिक आता है बैटरी, सेल, ईएमएफ का, वैसे तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक फॉर्मूलाज है, वो हम लोग आज कर लेते हैं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो थोड़ा सा उसका टाइम पीरियड कम हो जाए, बिकॉज आज हमने बहुत ज़्यादा खींचा नहीं है इसको। तो अभी हम लोग सेल, बैटरी, ईएमएफ वगैरह पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल्स। इसके अंदर हमको 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़नी है। सबसे पहले आएगा ईएमएफ, एक आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस और एक आता है टर्मिनल वोल्टेज। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। इन तीनों टर्म्स को आपको समझना है और इनके बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है। ये हमारा आज का मोटिव है इस टॉपिक के लिए। तो अगर मैं सेल की बात करूं, देखे होंगे सेल आपने, घड़ी में लगता है, मोटर में लगता है, बहुत सारी जगह लगता है। कोई भी आजकल जो फैंसी एस्थेटिक डेकोरेटिव आइटम्स आते हैं जो लाइट से चलते हैं, तो उनमें सेल्स वगैरह लगे हुए होते हैं, ठीक है। देखा होगा आपने, इस टाइप का सेल होता है, ठीक है, प्लस माइनस वाली केस। तो ये टाइप के सेल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि सेल क्या होता है, सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। तो उसको हम लोग अच्छे टर्म में लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसको प्रोवाइड करता है, टू द सर्किट और सर्किट एलिमेंट्स, कुछ भी बोल दो, एलिमेंट्स को देता है या सर्किट को देता है। इन जनरल सर्किट ही लिखते हैं, पर अगर और प्रिसाइजली लिखना है तो सर्किट एलिमेंट हो जाएगा। तो सेल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जिस भी सर्किट में आपने लगाया ना, उसके एलिमेंट्स को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो कुछ काम करे, जो भी उनका काम होता है वो काम करेंगे। जब तक सेल नहीं है, वो एज इट इज चीज़ें पड़ी रहेगी, वहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसे ही आप सेल लगाओगे, उन एलिमेंट्स को एनर्जी मिलती है, उनका जो जो पर्पस होता है वो पूरा करते हैं। दिस इज़ अ वेरी बेसिक डेफिनेशन। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है। दिस इज़ व्हाट, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। फिर इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। ऊपर वाला क्लीन कर देते हैं। 2 इलेक्ट्रोड्स होता है, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, इस टाइप से होता है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, ये ऐसा होता है, यहाँ से हम लोग एक सर्किट बना देते हैं, जहाँ पे एक रेजिस्टर लगा देते हैं, इस टाइप से। केमिस्ट्री की चीज़ें हैं, यहाँ पे आपकी बुक में इतना डिटेल में नहीं है, बस मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के तरीके से इसको समझा रही हूँ। इसके आगे हमें नहीं, इसके आगे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा देते हैं। फिर करंट कैसे फ्लो होगा, ये आई है तो मतलब इधर आई ऐसे जाएगा और इधर आई ऊपर जाएगा। दिस इज द रेजिस्टेंस आर। इस टाइप से आपका एक सेल बनता है। ये जो नीचे वाला जो पूरा प्रॉपर है ना, ये क्या हो जाएगा, एक सेल हो जाएगा। दिस रेजिस्टेंस, अभी हम लोग उसको डिफाइन नहीं करेंगे, आगे जाके आप उसको बताएंगे। तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होते हैं, 2 एनोड्स होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसमें इस डायरेक्शन होता है ड्यू टू एक्सोथर्मल रिएक्शन। और ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ये अभी यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं है, बट दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल, ये जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जो सेल्स बनते हैं, क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी को, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली है ना, क्यों मिली है कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर शो करता है कि ये केमिकल
एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखो ना, हमने इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन केमिकली कुछ रिएक्शंस कराई यहाँ पे जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिली है, मतलब इस केमिकल एनर्जी को इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, फिर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेल प्रोवाइड करता है सर्किट के एलिमेंट्स को। तो अगर मैं सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये क्या करता है, एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा इंटरनली, एंड जब इसको सर्किट में ऐड करते हैं ना तो इट प्रोवाइड्स द electrical energy to the elements of the circuit. This is the very basic introduction of the cell. Types की बात करूँ, दो टाइप होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी, प्राइमरी जो होते हैं ना वो इरिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल, और ये रिवर्सिबल होते हैं। क्या मतलब होता है, जो इरिवर्सिबल सेल होते हैं ना, इसका मतलब है अगर आपने एक बार केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दिया ना तो अब दोबारा आप इलेक्ट्रिकल को वापस केमिकल में चेंज नहीं कर सकती। ये जो रिवर्स प्रोसेस है ना, ये पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी में, तो आप केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज किया है तो इलेक्ट्रिकल को वापस केमिकल में चेंज कर सकते हो। तो दो टाइप के सेल्स होते हैं, आप केमिस्ट्री में बहुत डिटेल से पढ़ोगे। अब आती है मेन चीज़ के, जो हमें जो मेन टर्म्स इसके अंदर डिफाइन करनी है ना, क्या होता है वो। सबसे पहली जो टर्म आती है वो होती है EMF। EMF का मतलब है, इसको ऐसे डिनोट करेंगे, और ये होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम बोलता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट इट इज़ नॉट अ फोर्स, ठीक है। तो देखो क्या होता है, इट इज़ अ पोटेंशियल की कैटेगरी में आता है, मतलब वोल्ट, इसकी जो यूनिट होती है ना वो वोल्ट होती है, यूनिट होती है वोल्ट, एंड इसका ये स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन नहीं होती इसकी, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, पूरा ही लिख देती हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। हमने बैटरी ऐसे बनाई ना, देखो वो जो हमने इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, दो इलेक्ट्रोड्स लगाए ना, दैट वाज जो इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसको जब हम लोग सर्किट में रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो ये जो है ना, ये टर्मिनल्स है इसके बैटरी के। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी सेल, कुछ भी बोल दो, व्हेन देयर इज नो करंट। चाहे टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी बोल दो या केमिस्ट्री वाइज बोले तो ये भी बोल सकते हैं, बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रोड्स ही टर्मिनल का काम करते हैं, तो सेम चीज़ ये है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ना, वो क्या होता है कि हमारे पास एक सर्किट है, सेल लगा दिया हमने, और सर्किट इधर ले लेते हैं, सर्किट ओपन है, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट। मतलब हमने बीच में कनेक्शन नहीं किया, करंट कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा है। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो बैटरी के टर्मिनल्स है इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन कब है, जब इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, आई हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तब की बात है। जब सर्किट ओपन होता है, हमने इसको वायर को पूरा कनेक्ट नहीं करा, कोई करंट यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा है, एज इट इज हमने बैटरी लाई है, उसका 12 वोल्टेज उसके ऊपर लिखा है, वही उसका EMF हो जाएगा। और क्योंकि उसको हमने कई सर्किट से कनेक्ट करके उसमें करंट फ्लो नहीं करवा रहे, तो जो पहले जो इनिशियल हम लोग बनाते हैं ना, तो वो 12 वोल्टेज वही इसका EMF हो जाता है, बिकॉज उस टाइम पे उस पर करंट फ्लो नहीं होता है। ओके, बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब मैं बात करूँ अगर इंटरनल रेजिस्टेंस, या फिर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले टर्मिनल वोल्टेज की। टर्मिनल वोल्टेज, दूसरी टर्म आती है टर्मिनल वोल्टेज, इसको हम लोग V से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या होता है कि जब आपने इस कनेक्शन को पूरा कर दिया ऐसे, मतलब अब हमारा क्या हो गया, क्लोज सर्किट हो गया। पहले ऊपर वाला ओपन सर्किट था, ये क्लोज सर्किट हो गया, ठीक है। तो जब हमारे पास क्लोज सर्किट है, इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है। तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना बैटरी के टर्मिनल्स के बीच का, वो होगा टर्मिनल वोल्टेज। तो बेसिकली इट इज द PD बिटवीन द टर्मिनल्स, किसके टर्मिनल, सेल के, आप समझ है ना, व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, करंट इज फ्लोइंग, ठीक है। जब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, मतलब वो जब क्लोज सर्किट हो ना, उस केस में टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल है डिफरेंस है, वो क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनल वोल्टेज भी हो जाएगा। अब एक चीज़ आती है कि कनेक्ट करा नहीं कनेक्ट करा, तो दोनों तो सेम ही होना चाहिए, दोनों अलग अलग क्यों आ रहा है रिसेप्टर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक सेल है,
ठीक है, उसके ऊपर लिखा हुआ था ना इतना वोल्टेज का, ये हमारे पास सेल है, इतने वोल्टेज की बैटरी है, कोई भी चीज़ हो तो हमें पता है, मैं छोटे सेल की बात कर रही हूँ, जब बैटरीज भी होती है उनके ऊपर लिखा होता है कि इसका वोल्टेज इतना है। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास 20 वोल्ट की बैटरी है, तो ये जो होगा ना उसका EMF होगा जो उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि 20 वोल्टेज, दिस इज द EMF, बिकॉज हमने इसको किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं किया, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप उस बैटरी या सेल को किसी सर्किट में डाल दोगे ना, और आप यहाँ पे लगा दो जो रेजिस्टर होगा ना R, इसके अक्रॉस लगा दो एक वोल्ट मीटर, ठीक है, और आप इसमें अब रीडिंग पढ़ो। एक्चुअल में तो क्या होना चाहिए, अगर ये मेरी 20 वोल्ट की है और मैंने यहाँ पे सर्किट में ऐड कर दिया, इसके ऊपर मैं वोल्ट मीटर लगा रही हूँ, तो चेक कि ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना दे रही है। बिकॉज अगर यहाँ पे 20 वोल्ट है, ये रेजिस्टेंस है, तो इसके अक्रॉस भी हमें कितना मिलना चाहिए, 20 वोल्ट ही मिलना चाहिए। लेकिन जब आप चेक करोगे ना, 20 वोल्ट से कम होगा, 18 होगा, 16 होगा, 14 होगा, कितना होगा, दैट डिपेंड्स, बट ये इससे कम होगा। हमें एग्जैक्टली अगर उसमें 20 वोल्टेज लिखा हुआ है ना हमारी बैटरी पे, तो हमें एग्जैक्टली वोल्ट मीटर में 20 वोल्ट नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा। तो वो जो कम वाली वैल्यू है वो कब आई, जब हमने हमारे इस बैटरी या सेल को सर्किट में जोड़ दिया, करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, उस केस में हमें ये जो वोल्टेज मिलेगा उसको हम लोग टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, और दैट विल बी लेसर देन EMF। एक्चुअल में अगर 12, 13, 14 जितना भी लिखा हुआ हमारी बैटरी के ऊपर, जब हम लोग एक्चुअल में उसको सर्किट में डालेंगे और वोल्ट मीटर अक्रॉस लगा के चेक करेंगे ना, तो वो उससे कम ही आएगा, इवन करंट भी कम आएगा, होगा। ये चीज़ हो गई, तो ये चीज़ें तो समझ में आ गई। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, कम क्यों हो रहा है, इसका रीज़न है इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे आती है हमारी थर्ड टर्म, इंटरनल रेजिस्टेंस। काहे का इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, कि जो ये हम लोग इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ये जो हमने अभी बताया ना, तो इसका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसकी वजह से हमें बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज, जो हम लोग सर्किट लगाते हैं उसमें वोल्टेज कम मिलता है वोल्ट मीटर में। इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ये एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द करंट फ्लोइंग, इसका एग्जैक्ट वर्ड लिखे तो इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द करंट फ्लोइंग ड्यू टू मटीरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेल। कि हमने जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन बताया ना उस इलेक्ट्रोलाइट सेल, उसके मटेरियल की वजह से, जो हमने मटेरियल यूज़ किया ना, उसकी वजह से एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है जो करंट फ्लो करने में ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ये वो वाला करंट नहीं, ये वो वाला रेजिस्टेंस नहीं कि हमने ये बैटरी लगाई, मैं इस रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रही हूँ, दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमने अलग से ऐड किया है सर्किट के अंदर, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। ये जो सेल है ना हमने बनाया है, इसका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं। इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो हमें यहाँ पे सर्किट में नहीं दिखता। आप जब न्यूमेरिकल करोगे तो काफ़ी जगह ड्रॉ कर रखा होगा, आपको बोल रखा होगा दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, लेकिन जब हम लोग सिर्फ बैटरी से बना रहे हैं तब ये शो नहीं होता, लेकिन उसका खुद का होता है। तो क्या होता है कि जब आपने सेल बना दिया, ठीक है, अब हमें पता है कि वो कितना देगा, 20 वोल्टेज देगा, जैसे कि हम लोग एज्यूम करके चलेंगे। जैसे ही हम इसको सर्किट में ऐड करते हैं तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी सर्किट में ऐड होता है, और इसके अक्रॉस भी तो कुछ पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा और उसके बाद में जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालते हैं ना वोल्ट मीटर के अक्रॉस, वो थोड़ी कम आती है ड्यू टू दिस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलता है वो कम मिलता है, जो होता है हमारा टर्मिनल वोल्टेज, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल का खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो करंट को फ्लो होने से ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है, अपोज करता है, रेजिस्ट करता है। चीज़ें क्लियर हो गई? चलो अब हम लोग इसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूले की फॉर्म में लेके आते हैं। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, मैं आपको बता दूं, ये डिपेंड करता है, इसका फॉर्मूला होता है CID/TAR। इसकी डिपेंडेंसी का एक फॉर्मूला होता है जहाँ पे अलग अलग टर्म होगी कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना किन किन टर्म्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं एक बात करूँ C की, तो ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। जो इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने आपको बताया कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना वो सेल के खुद के जो सोल्यूशन जिस टाइप से उसको बनाया ना उसकी वजह से होता है। हर सेल का अपना अलग एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, सेम नहीं होता है, मटेरियल अलग, इंटरनल रेजिस्टेंस अलग। तो जब आप उसको बनाते हैं, उसको स्ट्रक्चर जो होता है ना उसके इलेक्ट्रोड्स वगैरह सोल्यूशन वगैरह, तो वहीं पर ये क्रिएट हो जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना है सोल्यूशन पर उस पर डिपेंड करेगा। तो ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
सोल्यूशन, उस पर डिपेंड करता है। एंड आई इज़ द करंट, कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। आई इज़ द करंट, जो सर्किट के अंदर करंट होता है वो। डी इज़ द डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है। सी आई डी, ये आर को आप मत लिखो बिकॉज ये मोस्टली आपको नहीं देखने को मिलेगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर जाए टी, तो टी एक्सटर्नल टेम्परेचर आपने कितना लिया उस पर भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। और जो ए होता है ना वो होता है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। मेन आपका है कि आपने उसको कैसे बनाया है ना, उन चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोड्स का एरिया कितना है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, उनका जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिया है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, क्या मतलब स्ट्रॉन्ग है, लाइट है, माइल्ड है, जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी करता है। तो दिस इज द डिपेंडेंसी, ये फॉर्मूला होता है सी आई डी अपॉन आर। वैसे आर भी होता है जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, लेकिन हम लोग उसको मेनली नहीं लिखते, आपको कहीं पर भी ये आर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन। अब हम लोग ये फॉर्मूला डेराइव करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास दो केस आएंगे। एक दो केसेस है हमारे पास, दोनों ही ड्रॉ कर लेते हैं। प्लस माइनस आर इसमें इस डायरेक्शन में, दिस इज वी ए, दिस इज वी बी, अगेन दिस इज वी ए, दिस इज वी बी, ये इसका ई एम एफ इस टाइप से, ठीक है। सबसे पहले इस केस को पढ़ते हैं जहाँ हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। वैसे ये जो पैटर्न होगा लिखने का ना, ये किरचॉफ्स लॉ के अंदर आएगा, जो आपका नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग किरचॉफ्स लॉ, ईएमएफ वगैरह सब पढ़ेंगे, उसके अंदर आएगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो बिकॉज हमें ये डेरिवेशन निकालने के लिए ज़रूरी है। तो देखो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, वी ए, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, जो स्मॉल आर है वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। इन जनरल शो करने के लिए हम लोग यही बताते हैं, अगर नहीं बता रखा तो वो अलग से दे रखा होगा कि दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ओके। तो हम लोग ऐसे जा रहे हैं, देखो हम लोग ऐसे जा रहे हैं, तो प्लस से माइनस की साइड जा रहे हैं, मतलब कम हो रहा है हमारा, प्लस से माइनस नेगेटिव साइड कम हो रहा है, तो ये होगा माइनस का। लिखने का तरीका बाकी किरचॉफ लॉ में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। फिर ये क्या है, यहाँ पे करंट, लेट्स से यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज है तो सब वोल्टेज की टर्म में लिखेंगे, सारी की सारी टर्म वोल्टेज में, ऐसे नहीं है वोल्टेज है यहाँ पे करंट लिख दिया फिर रेजिस्टेंस लिख दिया, नहीं। V है वोल्टेज होता है, ईएमएफ भी वोल्टेज होता है। अब यहाँ पे R है ना, तो उसको वोल्टेज की टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा ना वो कितना होगा, माइनस का आई आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का वी बी इक्वल्स टू ज़ीरो। ज़ीरो लिख दो, या मतलब टोटल ऐसा होता है, वरना आप इक्वल्स टू वी बी करके भी लिखोगे तो भी सेम चीज़ आएगी। तो यहाँ पे क्या रिलेशन आ रहा है, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू जाएगा एप्सिलॉन प्लस आई आर, यस एप्सिलॉन प्लस आ रहा है, यही आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखो क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पे ये जो है ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो आ रहा है ना, वी ए माइनस वी बी, मतलब वी जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज होता है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, तो V इक्वल्स टू एप्सिलॉन प्लस आर। तो यहाँ पे आप देखो कि टर्मिनल वोल्टेज जो है ना वो बैटरी की ईएमएफ से भी ज़्यादा आ रहा है। मैंने आपको बोला था कि जो टर्मिनल वोल्टेज होगा ना दैट विल बी ऑलवेज लेसर देन द ईएमएफ वैल्यू, बट दैट वाज द केस, मेरी गलती है, मैंने वहाँ पे डिफाइन नहीं किया, दैट वाज द केस फॉर डिस्चार्जिंग, जब सर्किट में क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है, और ये वाला जो केस है ना वो चार्जिंग का है। मतलब जब हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू ईएमएफ से भी ज़्यादा आ रही है ना, तो वहाँ पे चार्जिंग हो रहा है, वो चार्जिंग वाला केस है, तो इसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग। यहाँ पे प्लस आती है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, मैंने बोला था कि टर्मिनल वोल्टेज विल बी ऑलवेज लेस देन ईएमएफ वैल्यू, बट दैट वाज द केस फॉर डिस्चार्जिंग। मैंने वहाँ पे डिस्चार्जिंग टर्म को डिफाइन नहीं करा था, इसलिए बोल रही हूँ, ओके। ये हो जाएगा। अब हम लोग इस सर्किट की बात करते हैं, हम लोग यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, डायरेक्शन ले लो वी बी, फिर हो जाएगा माइनस का आई आर। अब यहाँ पे देखो माइनस से प्लस की साइड जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस का ये और ये अगेन माइनस का वी ए, माइनस का वी ए, सही लिखा है मैंने, हाँ ठीक है, इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब क्या हो जाएगा, देखो हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है चलो, वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू माइनस का एप्सिलॉन प्लस आई आर, ये आएगा। लेकिन हमको क्या लेना है, वी ए माइनस वी बी लेना है, क्योंकि वहाँ पे भी हमने वी ए माइनस वी बी निकाला है, तो इसका साइन एक और निकाल दोगे तो हो जाएगा एप्सिलॉन सॉरी ई माइनस आई आर। ये रिलेशन हमारे पास आएगा, ये हमारा वोल्टेज डिफरेंस है जिसको हम लोग टर्मिनल वोल्टेज वी से डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा
दिस इज़ द केस जो मैं आपको डिस्कस कर रही थी कि यहाँ पे इट विल बी ऑलवेज लेसर देन एप्सिलॉन, और अगर सॉरी ई दैट इज ईएमएफ, और अगर कहीं पे कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, स्मॉल आर की वैल्यू 0 है, तो दोनों सेम ही होंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो जो आपने ईएमएफ बैटरी का लिखा है वही आपको वोल्ट मीटर में मिल जाएगा, वही हमारा टर्मिनल वोल्टेज होगा। तो ये वाला जो केस है ना जहाँ पे ईएमएफ वी से कम आ रहा है, हाँ वी से कम आ रहा है, सॉरी वी ईएमएफ से कम आ रहा है, तो ये वाला केस होता है डिस्चार्जिंग का। जब वैल्यू कम मिलेगी तो डिस्चार्जिंग, जब ज़्यादा मिलेगी तो चार्जिंग। तो ये हमारे पास हो गया V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। मोस्टली हम लोग यही पढ़ते हैं, डिस्चार्जिंग वाला केस ज़्यादा पढ़ते हैं, चार्जिंग वाला केसेस कम देखने को आपको मिलेंगे। तो इस टाइप से आप चार्जिंग डिस्चार्जिंग भी हो सकता है। अब ये वाला फॉर्मूला, इससे हम लोग को रिलेशन निकाल सकते हैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस आर है ना, इसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा आई आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस, सॉरी ई माइनस, मैं इसको बार बार एप्सिलॉन पर दिस इज ई एम एफ, ओके। तो हो जाएगा ई माइनस वी अपॉन आई, दिस इज द रिजल्ट, यस। और अगर आपको यहाँ से करंट की वैल्यू निकालनी है तो वो भी इजी, आई इक्वल्स टू अपॉन आर। हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं कि हम लोग ये जो वी है ना, हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर भी तो लगाया था, तो हम लोग जो वी है ना टर्मिनल वोल्टेज, इसको आई आर भी लिख सकते हैं। ये करंट तो जो पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है वही फ्लो होगा, और ये आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू अक्रॉस ही लगाते हैं ना, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, इसके अक्रॉस ही हम लोग वोल्ट मीटर निकालते हैं जहाँ पे हमको टर्मिनल वोल्टेज मिलता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ना कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वी इक्वल्स टू आप आई आर, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। इस टाइप से लिखोगे ना तो देखो क्या हो जाएगा, आई आर प्लस आई स्मॉल आर इक्वल्स टू दिस, आई कॉमन आ जाएगा, आर प्लस आर इक्वल्स टू दिस, और यहाँ पे हमको करंट की वैल्यू मिल जाएगी इस टाइप से। दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला आगे जब हम लोग मीटर ब्रिज वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये फॉर्मूला हमारा काम आने वाला है। एंड आई थिंक आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके आगे वाले चैप्टर में हम लोग सेल के भी कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। सेल के कॉम्बिनेशन से मतलब है सेल के भी सीरीज पैरेलल ये कॉम्बिनेशन होते हैं, तो उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल्स को कंप्लीट स्टडी करेंगे, उसके कॉम्बिनेशन न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। देन कुछ डिवाइसेस आ जाएगी, फॉर एग्जांपल व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा, मीटर ब्रिज आएगा, पोटेंशियोमीटर आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इवन उसके अंदर कैलिब्रेशन ऑफ मीटर एंड वोल्ट मीटर भी है, वो भी हम लोग करेंगे। तो थोड़ा सा लेंथी रहेगा नेक्स्ट वाला जो वीडियो रहेगा, लेकिन उसमें हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, कहीं प्रॉब्लम हो मुझे बताना, एंड थैंक यू।